हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अवर चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे 24 मई से 23 मई 2020 तक वीकली करंट अफेयर। सबसे पहले हम लास्ट वीक का आंसर देख लेते हैं कि केंद्र ने क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना का विस्तार कब तक किया है। तो दोस्तों, इसको बढ़ाकर जो है मार्च 2021 तक कर दिया गया है। क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना जो मई 2017 में सरकार द्वारा शुरू की गई थी, शुरुआत में इसे 31 मार्च 2020 तक बढ़ाया गया था। इस योजना को अब तक एक और वर्ष के लिए मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। इससे लगभग 2.5 लाख और परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तथा वित्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह का गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया। तो दोस्तों, ये जो है झारखंड के थे। राजेंद्र प्रसाद सिंह कोल सेक्टर के बड़े नेता माने जाते थे। ये बिहार में 2 बार मंत्री रहे, साथ ही झारखंड में भी हेमंत सोरेन सरकार में ऊर्जा, स्वास्थ्य, वित्त और सांसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं। वे बेरमो झारखंड विधानसभा में 6ठी बार प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 1985 से 2005 तक लगातार 20 साल कांग्रेस के टिकट पर राजेंद्र सिंह यहाँ के विधायक बने रहे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 2 महीने के कम समय के अंदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। तो दोस्तों, ये बन गया है भारत। अब इस मामले में केवल चीन से पीछे है। भारत ने सिर्फ 2 महीने में यह उपलब्धि हासिल की है। कोरोना से संक्रमित लोगों का इलाज करने वाले डॉक्टर और नर्स पीपीई का इस्तेमाल करते हैं। भारत ने कोरोना को चुनौती को अवसर के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला लिया, जिसके चलते आज भारत में रोजाना लाखों पीपीई का उत्पादन हो रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के लीजेंड हॉकी खिलाड़ी कितने बार के ओलंपिक पदक विजेता बलवीर सिंह सीनियर का लंबी बीमारी के बाद 25 मई 2020 को निधन हो गया। तो दोस्तों, ये जो है 3 बार के थे। वे लंदन 1948, हेलसिंकी 1952 और मेलबर्न 1956 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। बलवीर सिंह सीनियर को साल 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में भारत का कप्तान बनाया गया। भारत सरकार ने साल 1957 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया था। वे साल 1975 की विश्व कप विजेता टीम के मैनेजर थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चक्रवात प्रभावित उड़ीसा के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। तो दोस्तों, 500 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उड़ीसा के अम्फान चक्रवात से प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। प्रधानमंत्री ने उड़ीसा के लिए 500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया। प्रधानमंत्री इसके साथ ही अम्फान चक्रवात में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व कछुआ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 23 मई को। यह दिन लोगों का ध्यान कछुओं की तरफ आकर्षित करने और उन्हें बचाने के लिए किए जाने वाले मानवीय प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। पहली बार 2000 में मनाया गया था। तब से आज तक ये सिलसिला जारी है। कछुओं की प्रजाति विश्व की सबसे पुरानी जीवित प्राणियों लगभग 200 मिलियन वर्ष में से एक मानी जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात प्रभावित बंगाल के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। तो दोस्तों, 1000 करोड़ रुपए। पीएम नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2020 को पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान से हुए तबाही का हवाई सर्वेक्षण कर जायजा लिया। उन्होंने केंद्र की तरफ से पश्चिम बंगाल को 1000
करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की। उन्होंने उम्मीद जताई है कि पश्चिम बंगाल फिर से उठ खड़ा होगा। पश्चिम बंगाल में आए अम्फान तूफान से जान माल का काफ़ी नुकसान हुआ है। पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान 160 से 180 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दस्तक दी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के एमएसएमईएस क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों यह शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश में। इस कार्यक्रम से एमईएमएस की 98,000 इकाइयों को लाभ होने की उम्मीद जताई गई है, जो 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करती है। इसके अंतर्गत एम्स सेक्टर के पुनरुद्धार के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने 1100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मुख्यमंत्री ने पहली किस्त में 450 करोड़ रुपए जारी किए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने कोरोना वायरस कोविड-19 से प्रभावित अपने सभी लेनदारों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो दोस्तों यह की है कैनरा बैंक ने। कैनरा बैंक ने कोरोना वायरस से प्रभावित कर्जदारों को कैनरा क्रेडिट सपोर्ट के जरिए क्विक लोन मुहैया कराएगा, ताकि उन्हें लिक्विडिटी सपोर्ट मिल सके। इससे वे अपने ज़रूरी बकाया बिल या किराए का भुगतान कर सकेंगे। कैनरा बैंक के इस योजना के तहत कर्जदारों को अपने कार्यशील पूंजी के 10% या 150 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला, विश्व बैंक ने किस भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति किया है? तो दोस्तों ये हुए हैं आभास झा। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में विश्व बैंक में महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है। आभास झा को जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आभास झा ने साल 2001 में विश्व बैंक ज्वाइन किया था। वे बांग्लादेश, भूटान, भारत और श्रीलंका के बैंक कार्यालय में कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जापान की स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका पिछले 12 महीनों में सर्वाधिक वेतन पाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। अमेरिका की व्यावसायिक मैगजीन फोर्ब्स के अनुसार ओसाका 12 महीने में इनामी राशि से $3 करोड़ 74 लाख कमाए हैं, जो अमेरिका की स्टार टेनिस प्लेयर सेरेना विलियम्स से $14 लाख ज़्यादा है। ओसाका से पहले रूस की मारिया शारापोवा के नाम सर्वाधिक वेतन पाने वाली महिला खिलाड़ी का रिकॉर्ड था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है? तो दोस्तों यह किया है चीन ने। एयर 500C नाम के इस ड्रोन हेलीकॉप्टर को एविएशन इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ चाइना AVIC ने विकसित किया है। यह ड्रोन हेलीकॉप्टर देश के दक्षिण पश्चिम इलाके भारत तिब्बत सीमा पर निगरानी के लिए तैनात किया जा सकता है। यह 5000 मीटर की ऊंचाई से उड़ान भरकर 6700 मीटर तक की ऊंचाई पर जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO ने हाल ही में किसे अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किए गए हैं जहावी फूकन। फिक्की FLO महिलाओं के नेतृत्व और उन पर केंद्रित बिजनेस चैम्बर है और शीर्ष चैम्बर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री की महिला शाखा है। फूकन ने 36वें FLO वार्षिक बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की उपस्थिति में निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हरजिंदर कौर तलवार से कार्यभार ग्रहण किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने
प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों ये जो है अमेरिका की हैं। अमेरिकी टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने पिछले 6 वर्षों के दौरान चोटों के कारण 30 वर्ष की आयु में पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। जेमी हैम्पटन ने 5 ITF खिताब जीते हैं। बीते 5 सालों में वह चोटों से जूझ रही हैं। साल 2014 से 2015 में 18 महीनों में उन्होंने 6 सर्जरी कराई थी, जिसमें से 2 हिप सर्जरियां हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों यह किया गया है मध्य प्रदेश में। CM शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सबको रोजगार मिलेगा का उद्घाटन किया है। इस योजना के तहत मजदूरों को मनरेगा जॉब कार्ड वितरित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि वह प्रदेश में प्रतिदिन 21 लाख लोगों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना मनरेगा के तहत रोजगार मिल रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले 10 लाख ज़्यादा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर के पूर्ण सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये जो है उड़ीसा में है। ऊर्जा मंत्रालय ने हाल ही में कहा है कि केंद्र सरकार ने उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से जगमग करने की योजना शुरू की गई है। कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को सौर ऊर्जा से जगमग करने की योजना की जिम्मेदारी MNRE ने ली है। मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि भारत सरकार ने उड़ीसा के कोणार्क मंदिर और कोणार्क शहर को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से जगमग करने की योजना शुरू की है, यानी शहर में बिजली की पूरी ज़रूरत और सौर ऊर्जा के जरिए पूरी होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व थायराइड दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 25 मई को। थायराइड स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने और थायराइड रोगों के उपचार के बारे में शिक्षित करने के लिए हर साल 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। यह बीमारी थायराइड ग्रंथि के बढ़ने की वजह से होती है। थायराइड ग्रंथि को ज़्यादा या कम मात्रा में हार्मोन बढ़ाने पर थायराइड की समस्या उत्पन्न होने लगती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने निवेश को आकर्षित कर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा दिया है? तो दोस्तों ये दिया है मिजोरम ने। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्य के खेल मंत्री रॉबर्ट रोमालिया रायटे ने कहा कि मंत्रिमंडल ने खेल और युवा मामले के विभाग के प्रस्ताव खेल को उद्योग का दर्जा देने को मंजूरी दे दी है। खेल मंत्री रॉबर्ट रोमालिया रायटे ने इस फैसले को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व करार देते हुए कहा कि इससे राज्य में खेल और इससे जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विकास की शुरुआत होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत अद्वितीय सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू किया है? तो दोस्तों यह शुरू किया गया है तमिलनाडु में। कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से सामान्य कृषि गतिविधियों से अस्थायी विराम का उपयोग किसानों द्वारा इस तहत के अभिनव तैयारी कार्यों में किया जा रहा है। चूँकि राज्य के कई जिलों में तिरची, थेनी, कोट्टायम्बूर आदि में पश्चिमी घाटों की तलहटी है, इन क्षेत्रों में कृषि भूमि हमेशा जानवरों के हमले से जोखिम में होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने 25 मई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तकनीक और बिग डेटा के माध्यम से संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा की? तो दोस्तों ये की इजराइल ने। भारत और इजराइल के बीच चर्चा के बारे में उपलब्ध कम विवरण के साथ भी यह आसानी से देखा जा सकता है कि दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय वैज्ञानिक सहयोग के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान CSIK
और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO जैसे भारतीय संस्थान इजराइल के रक्षा मंत्रालय के तहत अनुसंधान और विकास निर्देशालय के साथ सहयोग करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का उद्घाटन किया, जो कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया कराता है? तो दोस्तों ये किया AK सीकरी ने। इस मध्यस्थता समिति में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला अदालतों के पूर्व न्यायाधीश के अलावा नौकरशाह, चार्टेड अकाउंटेंट, वास्तुकार, उद्योग जगत के दिग्गज लोग शामिल हैं। न्यायमूर्ति AK सीकरी सिंगापुर इंटरनेशनल कॉमर्शियल कोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश भी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 20 मई को। यह 17 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा 20 मई 1975 को मीटर कन्वेंशन के हस्ताक्षर की स्मृति में मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व मेट्रोलॉजी दिवस की थीम वैश्विक व्यापार के लिए ही माप है। उत्पादों के मानकों और नियमों को सुनिश्चित करने, निष्पक्ष वैश्विक व्यापार को सुविधाजनक बनाने में माप की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस थीम को चुना गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सेहान मधुसनका को ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया है? तो दोस्तों ये जो है श्रीलंका के हैं। श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने तेज गेंदबाज सोहान मधुसनका को हर तरह की क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से बैन कर दिया है। सोहान मधुसनका ने साल 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ जनवरी में अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किया था। उसी मैच में सोहान ने हैट्रिक ली थी। एक वनडे मैच और 2 T20 इंटरनेशनल मैच श्रीलंकाई टीम के लिए खेल चुके हैं। सोहान चोट के कारण टीम से बाहर हो गए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 25 मई को। यह दिन उन गुमशुदा बच्चों के लिए मनाया जाता है जो किसी तरह अपने घर पहुंच चुके हैं, उन लोगों की याद रखने के लिए जो अपराध के शिकार हैं और उन लोगों की तलाश करने के प्रयास जारी रखने के लिए जो अभी भी लापता हैं। इस दिन को मनाए जाने की घोषणा साल 1983 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड रीगन द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण देश में लगे आपातकाल को समाप्त करने का निर्देश दिया है? तो दोस्तों यह निर्देश दिया है जापान ने। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कोरोना वायरस के कारण लागू आपातकाल हाल ही में टोक्यो और 4 अन्य हिस्सों से समाप्त कर दिए हैं। इसके साथ ही जापान में लागू राष्ट्रव्यापी पाबंदियां समाप्त हो गई हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कहा कि वह कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों में मदद करने के लिए उसे $60 लाख देगा? तो दोस्तों ये देगा अमेरिका। पाकिस्तान में भयानक तरीके से फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए अमेरिकी $60 लाख की सहायता राशि देगा। अमेरिका ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। अमेरिका ने कहा कि यह धनराशि पाकिस्तान के उन स्वास्थ्यकर्मियों और प्रशिक्षण देने में काम आएगी जो अस्पतालों में कोरोना वायरस संक्रमण के गंभीर हालत वाले मरीजों की देखभाल करते हैं। उन्होंने कहा कि इससे चिकित्सा केंद्रों में कोरोना वायरस फैलने से रुकेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दी है? तो दोस्तों यह दी है अमेरिका ने। अमेरिकी राज सचिव के अनुसार अमेरिका के इस फैसले के कारण रूस द्वारा लगातार खुले तौर पर इस संधि का उल्लंघन किया जाना है। यह संधि सदस्य को एक दूसरे देश की सीमा में सैन्य गतिविधियों की जांच के लिए निगरानी उड़ानों की अनुमति देती है। हाल की निगरानी उड़ान शुरू करने से एक निर्धारित अवधि के पहले संबंधित देश को इसकी सूचना देना अनिवार्य है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना में अफसर और महिला शांति दूत उत्तराखंड की किस मेजर को संयुक्त राष्ट्र यूएन सैन जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों ये हैं सुमन गवनी। पहली बार है जब किसी भारतीय रक्षक को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। सैन्य पर्यवेक्षक सुमन यूएन मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात थी। हाल ही में उन्होंने अपना मिशन पूरा किया। उनके साथ ब्राज़ील की सैन्य कमांडर कार्ला मोटेरो दे कास्तो को भी यह सम्मान मिला। यह लगातार दूसरा साल है जब ब्राज़ील के शांति दूत को यह सम्मान मिला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में कितने उम्मीदवारों के लिए मानव परीक्षण में प्रवेश करने की घोषणा की है? तो दोस्तों 8। कई लोग ह्यूमन चैलेंज ट्रायल में भाग लेने के लिए आगे आए। ह्यूमन चैलेंज ट्रायल में वॉलंटियर को कोविड-19 वायरस के साथ संक्रमित किया जाता है। यह टीका विकास की प्रक्रिया को गति देने के लिए किया जाता है। ह्यूमन चैलेंज ट्रायल का मुख्य लाभ है कि यह परीक्षण को तेज करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, विश्व इस्पात संघ ने वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रूड स्टील में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? दोस्तों इसमें गिरावट आई है 65% की। अप्रैल 2020 के दौरान भारत का इस्पात उत्पादन 3.13 मिलियन टन था। अप्रैल 2019 में भारत ने 9.02 मिलियन टन का उत्पादन किया। मार्च 2020 में भारत को मार्च 2019 की तुलना में 14% इस्पात उत्पादन में गिरावट का सामना करना पड़ा। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वैश्विक इस्पात उत्पादन में 13% की गिरावट आई है। अप्रैल 2019 में वैश्विक उत्पादन 157.67 मिलियन टन था। हाल ही में किस देश के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? तो दोस्तों यह मिला है वियतनाम में। इस शिवलिंग के मिलने की जानकारी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर तस्वीरों के साथ साझा की है। वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया का बेहद खूबसूरत और शांत देश माना जाता है। भारत के साथ भी इसके संबंध बहुत पुराने समय से हैं। यहाँ 13वीं शताब्दी तक की बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित बेहद खूबसूरत कलाकृतियाँ पहले भी मिली हैं। माई सोन मंदिर परिसर की खुदाई के दौरान यह शिवलिंग ASI को मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किस पूर्व विश्व चैंपियन का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है? तो दोस्तों यह भेजा है मीराबाई चानू का। महासंघ ने चानू, रगाला वेंकट और पूनम यादव के नाम भेजे हैं। मीराबाई चानू को साल 2018 में खेल रत्न मिला था। उन्हें 2018 में ही पद्मश्री सम्मान भी दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय बहुउद्योग कंपनी ITC ने सनराइज फूड प्राइवेट लिमिटेड की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की सहमति व्यक्त की है? तो दोस्तों 100%। सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने पश्चिम बंगाल में संगठित मसाला उद्योग की एक महत्वपूर्ण इकाई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान इसका राजस्व 25.5% से बढ़कर 502 करोड़ रुपए हो गया था। इस संबंध में ITC द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अधिग्रहण का यह निर्णय वर्ष 2030 तक अपने FMCG के कारोबार से करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ITC भारत की अग्रणी निजी क्षेत्र की कंपनियों में से एक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों यह किया गया है उत्तराखंड में। इस सुरंग का संचालन अक्टूबर से शुरू कर दिया जाएगा। इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO ने उत्तराखंड की 4 धाम परियोजना के तहत किया है। नितिन गडकरी ने कहा कि ऑल वेदर रोड परियोजना का काम जल्द पूरा होने के बाद 4 धाम यात्रा सुगम हो सकेगी।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये नियुक्त किए जाएंगे पीके नायर। वह वर्तमान में हबन टोटा में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में तैनात हैं। उनके शीघ्र ही कार्यभार संभालने की संभावना है। उनकी नियुक्ति राजेश अग्रवाल के स्थान पर की जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो दोस्तों यह मंजूरी दी है छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के अनुसार इस प्रकार का निर्णय राज्य के किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। छत्तीसगढ़ भारत में लाख के प्रमुख उत्पादों राज्यों में से एक है। छत्तीसगढ़ में लाख की खेती की अपार संभावनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कहा कि वह जल्द ही राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करेगी? तो दोस्तों यह परियोजना शुरू होगी कर्नाटक में। यह अपनी तरह की पहली परियोजना होगी। राज्य स्वास्थ्य पंजी में सभी नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर पुख्ता और मानकीकृत जानकारियां होगी। इस परियोजना को प्रायोगिक आधार पर पहले चिकबल्लापुर जिले में लागू किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी? तो दोस्तों यह विकसित करेगी उत्तर प्रदेश। इन सड़कों के दोनों तरफ औषधि हर्बल पेड़ होंगे। इन हर्बल सड़कों पर ब्राह्मी, अश्वगंधा और जट रोफा सहित पीपल, नीम, सहजन के पेड़ होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व भूख दिवस वर्ल्ड हंगर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 28 मई को। प्रतिवर्ष यह दिवस भूख और गरीबी की समस्या के स्थायी समाधान के उद्देश्य से मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भूख दिवस विकसित और विकासशील देशों के लोगों को आत्मनिर्भर की दिशा में चलते हुए भूख और गरीबी से जूझते लोगों के प्रति एकजुटता और समर्थन देने के लिए प्रेरित करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ IOA के किस अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों यह नियुक्त किए गए हैं नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा पिछले साल जून में IOC सदस्य बने थे। ओलंपिक चैनल आयोग IOC सत्र, IOC कार्यकारी और बोर्ड और IOC अध्यक्ष को सलाह देता है और ओलंपिक चैनल को लॉन्च करने और इसके संचालन में भी मार्गदर्शन करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकारी कंपनी HIL लिमिटेड टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में किस देश को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगा? तो दोस्तों यह करेगा ईरान को। कंपनी ने लैटिन अमेरिकी देश पेरू को 10 टन कवकनाशी मैनकोजेब का निर्यात किया और अगले सप्ताह में 12 टन तक अतिरिक्त निर्यात करने वाली HIL ने टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए राजस्थान और गुजरात को मेलाथियान टेक्निकल की आपूर्ति करने का भी समझौता किया है। कंपनी ने पिछले सप्ताह तक 67 टन मेलाथियान टेक्निकल का उत्पादन और आपूर्ति की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के आखिरी नर सुमाता गैंडे राइनो की मृत्यु हो गई है? तो दोस्तों ये जो है मलेशिया। टैम नाम के इस गैंडे की उम्र करीब 30 साल थी। साल 2008 में इसकी खोज के बाद से ही इसे बोर्नियो द्वीप पर सबा राज्य के वन्यजीव अभयारण्य में रखा गया था। मलेशिया में साल 2015 में गैंडों की सबसे छोटी प्रजाति सुमात्रा राइनो को वन से विलुप्त घोषित किया गया था। सुमात्रा राइनो जीवित बचे गैंडों में सबसे छोटे और 2 सींग वाले एकमात्र एशियाई गैंडे हैं। ये लंबे बालों से ढके होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है,
केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किस हवाई अड्डे को राज्य के पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है? तो दोस्तों यह दिया गया है देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर को। इंदौर के महारानी अहिल्याबाई होलकर के नाम से बने इस एयरपोर्ट को मध्य भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा माना जाता है। इसे यूनाइटेड किंगडम द्वारा संसारों का मानकीकरण प्रमाणन दिया गया है। 24 मार्च 2018 से ये हवाई अड्डा 24 घंटे परिचालन की सुविधा प्रदान कर रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहकर भारत के लिए किस खिलाड़ी ने निशानेबाजी में 7वां ओलंपिक कोटा हासिल किया है? तो दोस्तों यह हासिल किया है मनु भास्कर ने। उन्होंने फाइनल में 201.0 अंक प्राप्त कर 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए यह कोटा जीता है। वही महिलाओं की 100 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत का यह पहला कोटा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है आपदा शेष लगाने वाला राज्य निम्न में से कौन सा बना है? तो दोस्तों यह बना है केरल। इस आपदा शेष का उद्देश्य राज्य के पुनर्निर्माण हेतु धन जुटाना है। इस शेष की घोषणा राज्य सरकार के बजट सत्र के दौरान ही कर दी गई थी। यह कर 1 जून 2019 से 2 वर्षों की अवधि के लिए आरोपित किया जाएगा। यह कर रेलवे सेवाओं, फिल्म के टिकटों पर लागू नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 30 मई को। इस दिन वर्ष 1826 में पंडित युगल किशोर शुक्ल ने सबसे पहले हिंदी समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन शुरू किया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके देना है। हाल ही में रेलवे ने एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिनों से बढ़ाकर कितने दिनों तक कर दी है? दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।